तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये आपके फाइनल एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये करवाने से पहले मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। और आप लोग को याद होगा यहाँ पर म्यू का मतलब क्या है। म्यू का मतलब है 1 म्यू 2 और यहाँ भी 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, राइट। अच्छा, इसी में यदि अपन इसको चाहें तो आप याद कीजिए म्यू 2 बाय म्यू 1 हो गया, तो ये म्यू 1 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 बाय आर। यदि दोनों साइड हम म्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दें, म्यू 1 यहाँ म्यू 1 और यहाँ म्यू 1 और यहाँ म्यू 1, तो ये म्यू 1 और म्यू 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये म्यू 1 और म्यू 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। ये भी मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला भी बताया था। इसी फॉर्मूले के सपोर्ट से लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो डेराइव होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो इसमें यदि हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो जरा देखिए लेंस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लेंस हो गया, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को पी ले लीजिए। अब एक रे जो है वो फर्स्ट सरफेस, देखिए ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे। फर्स्ट सरफेस जो है वो भी किसी, अच्छा अपन जनरली क्या होता है डायग्राम सिमेट्रिकल बनाते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी लेंस होता है। ये यदि ऐसा लेंस है तो आपको मालूम है इस स्फीयर का पार्ट है, इसका ये सेंटर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1। सेकंड आप देख रहे हैं इसका कर्वेचर ऐसा बड़ा स्फीयर बन रहा है, उसका सेंटर यहाँ आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगा। इसका मतलब सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट है। तो अपन तो जनरल पढ़ेंगे ना, जनरल पढ़ेंगे तो मतलब यदि हर लेंस के लिए हो, यदि ऐसा बाय कॉन्वेक्स लेंस है कि उसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो अपन R1 इज इक्वल टू R2 ले लेंगे। तो अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका R2। अब बात है इस ऑब्जेक्ट P, इस पर जो रे इंसिडेंट हो रही है इसकी इमेज कहां बनेगी। तो देखिए आप सबसे पहले रिफ्रैक्शन फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है। अब आप देखिए इस फर्स्ट सरफेस के लिए यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो गया रेडियस, और रेडियस सरफेस पर क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो नॉर्मल कहलाएगा। अब यदि हमको मालूम रे कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, इसलिए डेविट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसा। यदि ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये रे इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर यहां पर मिलती। एक रे जो है हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहां पर इमेज बनती I1 किससे, फर्स्ट सरफेस से। लेकिन सेकंड सरफेस ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए यही रे क्या है इंसिडेंट रे। इसका मतलब ये I1 जो था ना फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो स्वाभाविक है सेकंड सरफेस के लिए सेंटर यहां कहीं होगा। इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, और रेडियस सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए नॉर्मल हो गया। रे जा रही है ग्लास से एयर, और इसलिए डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी, ऐसा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फाइनल इमेज यहां बनेगी आई पर। मतलब फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए P, इसका फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस सपोज U, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बन रही है वो I1 पता, मतलब V1, उसका डिस्टेंस V1। यही इमेज सेकंड सरफेस के लिए बिहेव करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और सेकंड सरफेस से इमेज बन रही है I, मतलब ये हो जाएगा आपका V। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जो बोर्ड पर डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम समझ में आ गया आपको, राइट? अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस। अब देखते हैं अपन रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस, म्यू अपॉन V माइनस म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R। ये अभी अपन बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो यही है ना, म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R। यहां पर म्यू 1 मतलब इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का, सॉरी इस मीडियम का म्यू 1, और म्यू 2 का मतलब ग्लास का ये। अब फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट मीडियम के लिए देखिए आप, यहां ठीक है म्यू 2 मतलब ग्लास, अपन अभी फिलहाल यहां नहीं माने, अपन ये मान रहे ग्लास से रिफ्रैक्शन होकर यहां इमेज बन रही है, मतलब V1 डिस्टेंस पर, तो V की जगह पर V1 लिखना पड़ेगा, माइनस म्यू 1 बाय फर्स्ट मीडियम ये है तो U, ये डिस्टेंस U हो गया, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब रिफ्रैक्शन बाय सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय सेकंड सरफेस, फिर से ये आएगा फॉर्मूला म्यू 2 बाय V माइनस म्यू 1 बाय U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R। लेकिन अब देखिए आप, रे ग्लास से एयर में जा रही है, फर्स्ट मीडियम जो है वो ये वाला है, और सेकंड मीडियम एयर है, मतलब म्यू 1 वाला है, म्यू 1 मतलब सही मायने में सेकंड मीडियम जो अब हो रहा है वो म्यू 1 हो गया, और फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, म्यू 2। तो यहां पर जो अपना था म्यू 2 अपॉन म्यू, सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम में अपन यहां क्या लिखेंगे, म्यू 1, और यहां पर क्या जाएगा, म्यू 2। ऐसे यहां भी चेंज होगा, ये म्यू 1 और ये म्यू 2, ऐसा जाएगा। फिर V डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वाकई में सेकंड सरफेस से जो इमेज बन रही है वो V पे बन रही है। U, तो U आपको दिख रहा है, सेकंड सरफेस के लिए U ऑब्जेक्ट क्या है, V1, तो अपन U की जगह क्या लिखेंगे यहां पर, V1, और R की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। सॉरी, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बाय 1 एंड इक्वेशन 1 प्लस 2, तो आपका ये जाएगा म्यू 2 अपॉन V1 माइनस म्यू 1 अपॉन U प्लस म्यू 1 अपॉन V माइनस म्यू 2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। ये आ गया। अब यहां पर आप देखिए
तो μ2 अपॉन v1 और μ2 अपॉन v1 कैंसिल हो गया, ये बच रहा है आपका μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां पर देखिए μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस ये माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, तो μ2 माइनस μ1 बाय r2, राइट। मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 बाय u, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया प्लस μ1 बाय v माइनस, ठीक है, तो फिर ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, μ1 कॉमन निकलेगा, μ1 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू, यहां से μ2 माइनस μ1 ये कॉमन निकलेगा, तो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2। अब μ1 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 अपॉन v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2। अब जरा सोचिए, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, f, तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये μ2 अपॉन μ1 की जगह अपन म्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू मतलब 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2, 1 बाय इंफिनिटी मीन्स 0, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2। व्हाट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ग्लास का जो लेंस है उसके मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको बच्चों बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2। लेकिन यदि मैं इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ये 2 के बाद सपोज ये 3 बोल देता हूं इसको, और इसको ध्यान दीजिए जो अभी ड्राइव किया है 4 लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और यदि हम इन दोनों को कंपेयर कर दे बाय 3 एंड 4, तो देखिए दोनों के राइट हैंड साइड तो सेम है, ये भी एक्चुअली में म्यू माइनस 1 ही लिखा है, राइट हैंड साइड इसका देखिए ना, और उसका दोनों का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला। लेकिन यदि एग्जाम में आपको डेराइव करने के लिए आता है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले के नाम से आएगा, तो आप यहां तक डेराइव करेंगे। लेंस फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आएगा तो ऐसे ड्राइव नहीं करना है, वो कैसे ड्राइव करते हैं अपन आगे देखेंगे। इस फॉर्मूले को डेराइव अपन अलग तरीके से करेंगे। लेंस फॉर्मूला ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए। तो अभी जो अपन ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2, ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया है। तो मतलब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेंस की फोकल लेंथ को अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन को टॉपिक देखना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो नेक्स्ट अपन यदि टॉपिक लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो फर्स्ट फैक्टर जो अपन को समझ में आ रहा है, क्योंकि एफ जो है वो म्यू पर और आर पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर और आर पर, मतलब म्यू इफेक्ट करेगा और आर इफेक्ट करेगा। तो म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो डेफिनेटली
जो लेंस है वो दो तरीके के ग्लासेस से बनता है, एक होता है फ्लिंट ग्लास और एक होता है क्राउन ग्लास। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं ऑन मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस का जो मटेरियल है वो इफेक्ट करेगा। तो मैं आपको समझा ही रहा हूं कि लेंस दो टाइप के ग्लासेस से बनता है, एक फ्लिंट और एक क्राउन। इसमें जो फ्लिंट ग्लास होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, जो ज्यादा डेंसर होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और डायमंड के लिए आपको बताया था 2.42। तो जो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई होता है। अब वाटर में देख लीजिए 1.5 और 1.33 और ग्लास का देख लीजिए 1.5, जितना डेंसर उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो जो फ्लिंट ग्लास है वो ज्यादा डेंसर, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। एफ देखिए डिनोमिनेटर में और म्यू देखिए न्यूमरेटर में। तो स्वाभाविक है कि यदि जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए एफ कम होगा। इसका मतलब जो फ्लिंट ग्लास से लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी और क्राउन ग्लास जो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। एक चीज आप समझिएगा, आगे चल के मैं बताने वाला भी हूं, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होती है उसका पावर उतना ज्यादा होता है। पावरफुल लेंस आप उसको कहोगे जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम का मतलब समझिए आप, भाई कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका नेचर क्या है, कॉन्वर्ज करना। कॉन्वेक्स लेंस को आप क्या बोल रहे हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। यदि मान लीजिए पैरेलल रेज आ रही हैं और वो शॉर्ट डिस्टेंस पर फोकस कर दे रहा है, इसका मतलब पावरफुल लेंस है, जल्दी कॉन्वर्ज कर दे रहा है। दूसरा सेम लेंस है, उस पर आपने पैरेलल रेज इंसिडेंट की और वो ज्यादा डिस्टेंस पर फोकस कर रहा है, इसका मतलब इसका फोकस पॉइंट क्लोज है और इसका फोकस पॉइंट दूर है, मतलब इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये लेंस पावरफुल है और ये लेंस कंपैरेटिवली वीक है, फोकल लेंथ ज्यादा है। भाई स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना। जो जितना अच्छा पढ़ता है वो उतना अच्छा स्टूडेंट होता है। लेंस का काम भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का काम भी क्या है, कॉन्वर्ज करना। जो जितनी जल्दी कॉन्वर्ज कर रहा है वो उतना अच्छा लेंस, मतलब उतना पावरफुल लेंस। तो जल्दी फोकस करने का मतलब फोकल लेंथ शॉर्ट। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है वो पावरफुल लेंस होता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन किया है, बताओ यदि सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले दो लेंस हैं, एक फ्लिंट ग्लास और एक क्राउन ग्लास, तो कौन सा लेंस जो है ज्यादा पावरफुल होगा? तो डेफिनेटली फ्लिंट ग्लास ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम है। मतलब यदि आप सेम लेंस बना रहे हो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो फिर पैरेलल रेस को पहले फोकस करेगा फ्लिंट ग्लास, राइट। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ को अफेक्ट करता है कलर्स ऑफ द रेस। जो लेंस की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ऑन कलर्स ऑफ रेस, इन पर भी डिपेंड करती है, ऑन कलर्स ऑफ रेस। मैंने आपको बताया था कि जो वॉयलेट कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। भैया बाद में कर लेना जो भी काम करना है, अभी आप बोर्ड पर देखो। वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी, शॉर्ट होगा। मतलब यहां पर वॉयलेट कलर जो है वो पहले फोकस होगा और जो रेड कलर है वो बाद में फोकस होगा। एक रीजन ये भी है डिस्पर्शन का। प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, उसका एक रीजन ये भी है कि जो वॉयलेट कलर इसकी फोकल लेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर ये। आप देखिए ना, जो प्रिज्म है उस पर जब व्हाइट रे डालते हैं तो आपको बोलते हैं वो 7 कलर्स में स्प्लिट करता है। स्क्रीन पर यदि बात करें तो वॉयलेट कलर यहां पर और रेड कलर ये है।
आप देखिए विबग्योर, आप कैसे याद करते हैं? विबग्योर मतलब बेस से अपवर्ड की तरफ, उसका रीजन है यदि आप इसी में इसको ऐसा बना दें, ऐसा, तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब यहां पर भी हम रे डाल रहे होंगे तो ये भी ऐसे ही करेगा, ये वॉलेट हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा, तो वॉलेट जाकर यहां पर और रेड जो है वो ऐसा। ये स्क्रीन को आप हटा दोगे यहां से, यदि मान लीजिए इस स्क्रीन को आप हटा देते हैं तो इसका मतलब है रेड कलर ऐसा जाएगा, ये रेड कलर ऐसा जाएगा और यहां फोकस होगा। मतलब वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ क्या हो गई? कम, सबसे कम। और रेड कलर की फोकल लेंथ क्या हो गई? सबसे ज्यादा। तो जो प्रिज्म है वो 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। हालांकि अपन जब डिस्पर्शन पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, वहां डेविएशन से रिलेटेड अपन आंसर देते हैं, पर अभी आप याद कर लीजिएगा। मतलब यदि आप ऐसा भी समझे, यदि लेंस है उस पर आप 7 कलर्स पूरे डाल रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा सब कलर अलग अलग फोकस होंगे। वॉलेट यहां फोकस होगा और रेड सबसे आगे जाकर फोकस होगा, क्योंकि वॉलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होती है और रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। एक ही जगह पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे कलर, कॉन्वर्ज नहीं होंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर होंगे। सबसे पहले कॉन्वर्ज होगा वॉलेट और सबसे बाद में होगा रेड। थर्ड, ये लेंस की फोकल लेंथ और किस पर डिपेंड करती है? तो लेंस की फोकल लेंथ ऑन द सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करती है। लेंस की फोकल लेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया ऑन द मटेरियल ऑफ द लेंस, सेकंड मैंने आपको बता दिया ऑन द कलर्स ऑफ द रेस, थर्ड ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ऑन सराउंडिंग मीडियम। मतलब यदि अपन लेंस को यदि किसी लिक्विड में डुबो देंगे तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे इफेक्ट होगा? तो भाई एयर में यदि अपन बात करते हैं इन एयर, तो आपने फोकल लेंथ बोला 1/FA, 1/FA इज इक्वल टू ऑफ ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये बोला आपने। जब अपन ये फॉर्मूला डेराइव किया था तो एक तरफ एयर थी, दूसरी तरफ भी एयर थी, यहां से रेस गई थी और कहां पर फोकस हुई थी? एयर में। तो फोकल लेंथ कहां मिली थी लेंस की? एयर में। रिफ्रैक्शन कहां से? लेंस में कैसा हो रहा था? एयर टू ग्लास। आपने उठाकर उसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया, अब रेज ऐसी आ रही है और यहां पर फोकस हो रही है, ये लिक्विड है सपोज, तो जो भी फोकल लेंथ मिल रही है वो कहां मिल रही है? इन लिक्विड। तो यही फॉर्मूला आप ऐसा लिखोगे ना, 1/FL इज इक्वल टू एल म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिख दोगे। व्हाट इज FA? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। व्हाट इज FL? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। यहां पर ए म्यू जी था क्योंकि रे एयर से ग्लास में जा रही थी, और यहां पर एल म्यू जी है क्योंकि रेस लिक्विड से ग्लास में जा रही है। लेकिन आर नहीं बदलेगा ना, लेंस थोड़ी, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, शेप पे थोड़ी कोई इफेक्ट पड़ेगा। दोनों सरफेस जो है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से सेम रहेंगे, लेंस मोटा या पतला थोड़ी हो जाएगा। अब यदि हम इसी में 1/2 कर दें, 1/2, तो 1/FA 1/FL इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, तो केवल क्या बचेगा? ए म्यू जी माइनस 1/L म्यू जी माइनस 1, ऐसा बचेगा। इसी में ये FL न्यूमरेटर में आ जाएगा फॉर्मूला, FL/FA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1/L म्यू जी का मतलब म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1।
एल म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और आपको पता है यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, एयर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा ए म्यू एल, यहां आ जाएगा ए म्यू एल, और ये ए म्यू एल डिनोमिनेटर का कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो कुल मिलाकर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए म्यू एल अपॉन ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ऐसा मिल जाएगा आपको, ये फॉर्मूला जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एफ एल अपॉन एफ, मतलब आपको इसमें 12th में भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे। एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए म्यू एल अपॉन ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। व्हाट इज ए म्यू जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्लास, लेंस ग्लास का है ना। एंड व्हाट इज ए म्यू एल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम और लिक्विड, उसी में डुबो रहे ना आप, तो फोकल लेंथ पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसा इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट, इफ ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल, मतलब लेंस को ऐसे लिक्विड में, भाई देखो यदि लेंस को आप, लेंस किसका, ग्लास का है ना, लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए आप लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं लेंस को वाटर में तो इमर्स कर दो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना 1.33, ग्लास का कितना 1.5, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो इसको समझने के लिए अपन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक काम करते हैं, वैसे तो 1.5 होता है, 1.33 होता है, एग्जैक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। पर थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन को समझने के लिए मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 और लिक्विड का 2 फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर सॉल्व करके देखो आप, ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 का मतलब 2 आ जाएगा, इंटू 2 4 हो जाएगा, और नीचे 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड पर क्या आएगा 4:1, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या आएगा एफ एल अपॉन एफ ए। तो जब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। यदि आप लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विड में फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब लेंस वीक हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ मतलब पावर कम, ये सब पूछते हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर सेकंड, यदि हम इफ ए म्यू जी इज इक्वल टू ऑफ ए म्यू एल, यदि लेंस को ऐसे लिक्विड में अपन डुबोएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तब क्या होगा? अरे तब क्या होगा, देखो आप यहां पर डिनोमिनेटर में ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी जाएगी, इन्फिनिटी, और एफ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी इंटू एफ ए इन्फिनिटी, मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी फोकल लेंथ एक्चुअली में किसकी होती है, प्लेन ग्लास की। आप लेंस की जो डेफिनेशन दे रहे थे वो लेंस की डेफिनेशन क्या दे रहे थे, तो आप लोग को याद है कि लेंस पर यदि पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं, जिस पॉइंट पर फोकस होती है उसको अपन फोकस बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, यही ना फोकल लेंथ। लेकिन जो प्लेन ग्लास होता है, यदि उस पर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगे तो वो ना तो कॉन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, वो रेज सीधी निकल जाएंगी। पैरेलल रेज कहां मिलेंगी जाकर, इन्फिनिटी पर, मतलब इसका फोकस पॉइंट कहां होगा, इन्फिनिटी पर। फोकल लेंथ कितनी होगी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन ग्लास की। मतलब ये जो लेंस है वो लेंस के समान बिहेव नहीं करेगा, कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्लेन ग्लास।
कैसा बिहेव करेगा एज ए प्लेन ग्लास। लेंस अपनी कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी मिस कर देगा। तो यदि आप लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो फिर वो लेंस नहीं रहेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यदि अपन बात करें तो कभी तुम लोग देखो जो सोप बबल्स होते हैं, आप लोगों नहीं ये सोप लेके सब स्ट्रॉ पाइप लेते सब फूकते हैं तो बबल्स बनते हैं। कई बार आप देखना वो जो दिखते हैं ना आपको सोप बबल्स, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। सन रेज आती है उसके सरफेस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है तो दिखने लगते हैं। कई बार आपकी नजरों के सामने से चला जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो सोप बबल है उसके अंदर एयर भरी है, मतलब वो बबल जो है वो काय का बना हुआ है, एयर का, और चारों तरफ भी क्या है, एयर। तो यदि बबल को आप लेंस मान लें तो लेंस का मीडियम का है एयर का, और सराउंडिंग मीडियम भी क्या है, एयर। मतलब लेंस किस में डूबा हुआ है, सराउंडिंग मीडियम, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्लेन ग्लास। तो जैसे कई बार आप लोगों को प्लेन ग्लास नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। मैंने तो देखा एक ऐड आता है टीवी में जिसमें वो रेस्टोरेंट रहता है, उसमें कुछ लोग बाग बैठे हुए रहते हैं और जो वो सफाई करने वाली रहती है एक बाल्टी लेकर से पानी फेंकती है तो लोग डर जाते हैं। लेकिन बीच में क्या रहता है, ग्लास, वो इतना ट्रांसपेरेंट रहता है कि दिखता नहीं है। उन लोगों को लगता है मेरे ऊपर, हम लोग के ऊपर पानी फेंका, लेकिन वो पानी जो है वो रुक जाता है। तो ग्लास का वो ऐड करते हैं उन लोग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा ग्लास है वो, कोई है। तो बहुत अच्छे क्वालिटी का यदि ग्लास हो तो आपको भी नहीं समझ में आएगा वो, तो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन में एक और कंडीशन बनती है, पर चूंकि आप लोग को नोट करना है तो थोड़ा समय वेट कर लेता हूं, तो थर्ड कंडीशन बताता हूं मैं बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड मतलब लेंस को अपन ऐसे मीडियम में इमर्स करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो थर्ड केस अपन ऐसा ले सकते हैं, इफ ए म्यू एल इज ग्रेटर देन ए म्यू जी। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जिस लिक्विड में आप डुबो रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो बेटर है समझने के लिए अभी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, सपोज इसकी वैल्यू 3 और इसकी 2, और देखो इसमें रखकर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो आप यहाँ पे 2 लिया अपन ने ए म्यू जी, तो 2 माइनस 1 1 इंटू ए म्यू एल 3, तो 3 इंटू 1 हो गया, कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 3 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। कुल मिलाकर सॉल्व करने से ये कितना आ रहा, -3। इसका मतलब एफ एल अपॉन एफ ए की वैल्यू, एफ एल अपॉन एफ ए की वैल्यू आ रही है -3। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी ऐसे लिक्विड में, 3 टाइम्स, यदि ये कंडीशन है तब 3 टाइम्स। और माइनस साइन ये बता रहा है कि नेचर बदल जाएगा, माइनस साइन बता रहा है नेचर बदल जाएगा। जो लेंस की फोकल लेंथ एयर में प्लस थी वो अब ऐसे लिक्विड में उसका नेचर माइनस हो जाएगा। हमको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ प्लस होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या ली जाती है, पॉजिटिव। कॉन्वर्जिंग लेंस है ना भाई, कॉन्वेक्स लेंस पर यदि आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करते तो वो यह ऐसे मिलाता है ना, और कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, पैरेलल रेज भेजते तो ऐसा कर देता है। तो इसका फोकस पॉइंट यहां होता है, एक्चुअल में सेकंड फोकस को ही मानते हैं फोकस। तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, और ये कैसी है, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो माइनस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव। तो यदि एयर में प्लस थी तो लिक्विड में हो जाएगी माइनस, और एयर में यदि माइनस नेगेटिव थी तो लिक्विड में क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब लेंस का नेचर बदल जाएगा, जो लेंस है उसका नेचर जो है वो बदल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है एफ एल, इसका नेचर जो है वो बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा।
मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव, और कॉन्केव लेंस जो है वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स। यदि कॉन्वेक्स लेंस है उसको ऐसे लिक्विड में आप इमर्स कर रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो है, प्रैक्टिकल एग्जांपल यदि ग्लास का लेंस है उसको आप कार्बन डाइसल्फाइड CS2 उसमें इमर्स करते हैं तो नेचर बदल जाता है। CS2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इसलिए नेचर बदल जाता है। और जनरल लाइफ में यदि आपको समझना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप लोगों ने पेपर वेट देखे होंगे, पेपर वेट, उसमें आपने एयर बबल देखे होंगे। तो इसका मतलब पेपर वेट के अंदर जो एयर बबल है मतलब लेंस, वो एयर का है। लेंस काहे का हो गया? एयर का। और सराउंडिंग मीडियम काहे का हो गया? ग्लास का। मतलब लेंस को किसमें डुबो दिया आपने? ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में। तो इसका भी नेचर बदलेगा, वो आपको देखने मिलेगा। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। तो 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। म्यू इफेक्ट करना चाहिए, तो म्यू जो है वो ये तीन ही पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, कलर्स पर और सराउंडिंग मीडियम। अब फोर्थ आना चाहिए ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो लेंस की फोकल लेंथ को है वो कौन सा फैक्टर बदलता है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेंस की फोकल लेंथ को इफेक्ट करती है। कैसे, जरा देखिए। देखिए यदि अब क्या हुआ कि यहां पर मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, हाइब्रिड क्लास है, तो मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशंस पढ़ाए थे। आप लोग याद करिए उस टाइम पर लाइट गोल हो गई थी, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो जो वीडियो वाले बच्चे हैं उनके पास में ये नहीं है साइन कन्वेंशन, लेकिन आप लोगों ने लिखा है। फिर मैंने सोचा अभी आगे करवा दूंगा, पर अभी मुझे जरूरत पड़ रही तो मुझे करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करवा दूं। साइन कन्वेंशंस अपन ने, मैंने बताया था कि लेंस में सारे डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट कैसे लेते हैं? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितनी हाइट मेजर करते हैं पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जितनी रहती है वो नेगेटिव। कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी ना। इंसिडेंट रेज का किससे चलेंगी? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट टू लेंस। तो यदि मैं ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस बोलूं आपसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसा मेजर करोगे ना इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव। मान लीजिए लेंस से रियल इमेज बन रही है, तो इमेज का डिस्टेंस आप ऐसा मेजर करेंगे तो प्लस लेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी लोगे? प्लस। रियल इमेज की हाइट कैसी लोगे आप? माइनस। ठीक है, और डिटेल में भी अपन कर लेंगे, पर इतना आप ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड भी आपको समझ में आएगा। तो आप जरा सोच कर देखिए, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। यदि मैं क्वेश्चन करूँ बताओ डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, अपन को जो मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ रट्टा नहीं है, मेन तो अपने काम का वो एक ही फॉर्मूला काफ़ी है। 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। इसी से सब आ जाता है। तो यदि दोनों सरफेस अपन ने ऐसा लिया है तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लोगे? ऑब्जेक्ट यहां रखोगे ना, ऐसी रेस जाएंगी। अब R1 ऐसा लेते हो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का यहां आएगा ना, ये फर्स्ट सरफेस ऐसा स्फीयर का पार्ट होता है, ये सेंटर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 जो रहेगा वो कैसा रहेगा? प्लस। और R2 कैसा रहेगा? माइनस। सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मतलब जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए R1 कैसा होता है? प्लस, और R2 कैसा होता है? माइनस। तो यदि अपन फर्स्ट लेते हैं फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो उसके लिए R1 मैंने बताया प्लस R1, और R2 के लिए क्या लोगे? माइनस ऑफ R2। तो फॉर्मूले में रखकर देखिए क्या आता है।
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, बहुत काम का है ये, अभी आप देखिएगा आगे आपको क्या चीज पता चल रही है। R1 माइनस R2 माइनस R2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या डेवलप होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एलसीएम हो जाएगा R1 R2 और ये जाएगा R2 प्लस R1, ऐसा जाएगा। इसका मतलब f इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा फॉर्मूला। किसके लिए बताया मैंने, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए। डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। चाहो तो यहां पर एफ डी लिख दो, डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों जिसके सरफेस कॉन्वेक्स है। अगर आप सोच के देखो जनरल जो लेंस होते हैं उसमें दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होते हैं इक्वल, तो इफ R1 इज इक्वल टू R2 तो क्या हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर और ये जाएगा आर प्लस आर 2r, एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल। कुल मिलाकर एफ डी की वैल्यू मिल गई आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस। आर के तो साइन आप ले चुके हो, म्यू माइनस 1 भी पॉजिटिव है भाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, 1.5 माइनस 1 मीन्स व्हाट 0.5 मतलब 0 से बड़ा तो प्लस, आर भी प्लस 0.5 भी प्लस 2 भी प्लस, तो एफ डी भी क्या हो गया प्लस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है प्लस, तो आनी भी चाहिए थी प्लस वैल्यू, आ रही है। ये मैंने एक बताया आपको क्योंकि अभी मुझे कुछ समझाना है, वो चीज समझाने के लिए इसकी मुझे जरूरत है। यदि मैं आपसे बोलूं फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स तो ऐसा लोगे आप, एक सरफेस प्लेन और एक कॉन्वेक्स। अब इसके लिए R1 जो है वो प्लस हो गया और R2 सेकंड सरफेस तो इन्फिनिटी हो गया, प्लेन है वो, तो प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेते हैं इन्फिनिटी। हमेशा अर्थ जो है, आप रोड जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट, काय का पार्ट है अर्थ का, फ्लैट क्यों है, जो अर्थ है वो बिग स्फीयर है, जो बिग स्फीयर होते हैं उसके स्मॉल पार्ट कैसे होते हैं फ्लैट, तो जो फ्लैट पार्ट है प्लेन पार्ट है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है, कितना लिया जाता है इन्फिनिटी। अब यहां पर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखकर देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाय R2, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये आ जाएगा। अब R1 ना बोलकर फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो R ही बोल देता हूं मैं, जैसे यहां पर लिया था ना R1 इज इक्वल टू R2, वैसा R1 इज इक्वल टू R2 दोनों इक्वल है तो R1 वैसे यहां पर, लेकिन है प्लेनो कॉन्वेक्स तो FP लिख देता हूं, तो FP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस इनवर्स करो तो R अपॉन म्यू माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये आ रही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये आ रही है, क्लियर पक्का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैंने ऐसा कट कर दिया, ये जो कॉन्वेक्स लेंस था इसकी फोकल लेंथ है एफ या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और उसको ऐसा कट कर लिया, ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली। तो अब आपके पास एक ये पार्ट बचा और एक ये पार्ट बचा है, इनकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, काट दोगे तो दो पार्ट बनेंगे ना, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो पूरे लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी और इसकी अब कितनी कितनी हो जाएगी। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, फाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा पेज,
तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड इट इज कट into two equal parts longitudinally, then what will be the focal length for each part? Suppose ये क्वेश्चन है, मुझे बता सकते हो क्या आंसर होगा? ऑप्शन रहेंगे वहां, हाफ हो जाएगी फोकल लेंथ, 5 5, 20 20, 10, राइट, करेक्ट आंसर यही है, 10 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है हमारा, मेन फॉर्मूला जो है उसको आप देखिए तो किसी भी चीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये है हमारी फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये है। ये फोकल लेंथ म्यू पर डिपेंड करती है, R1 और R2 पर। आपने जब ऐसा कट किया तो म्यू अभी भी सेम है, ग्लास है मतलब ग्लास है, ना R1 बदला है और ना R2 बदला है। तो जब म्यू नहीं बदला है, R1 नहीं बदला, R2 नहीं बदला, तो फोकल लेंथ भी नहीं बदलेगी। तो यदि आप इस तरीके से कट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर जरूर फर्क पड़ जाएगा। जो इमेज फॉर्म होती है उसकी इंटेंसिटी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी स्क्वायर के। मतलब ये डी मतलब ये डायमीटर, ये वाला, ये डी मतलब डायमीटर। पहले ऐसी रेस पड़ रही थी ना, सबकी सब जाकर क्या हो रही थी, फोकस हो रही थी, इमेज बन रही थी। ये वाली रेस भी जाकर मिल रही थी, ये भी रिफ्रैक्टेड है, तो यहाँ जो इमेज बन रही थी वो उसकी इंटेंसिटी हाई रहेगी। लेकिन जब आप कट कर दोगे तो आप जो रेस है वो ऐसी पड़ेंगी इतने पार्ट पर, बाकी इस पर, तो इधर वाली तो यहाँ इकट्ठी हो रही ना, उससे इमेज बनेगी, तो इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि ये हाफ हो गया है d/2, सॉरी आई इंटेंसिटी, ये d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, di इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो डायमीटर हाफ हो गया तो इमेज कितनी हो जाएगी, 1/4। फोकल लेंथ सेम रहेगी लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इमेज कितनी जाएगी, 1/4। पर यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है और उसको ऐसा 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, ऐसा अलोंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं लेटरली। या तो आपको डायग्राम बनाकर वो बोल देंगे अलोंग वाई एक्सिस, या डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वर्ड्स में बोलेंगे लेटरली। तो फिर आपको खुद समझना पड़ेगा लेटरली का मतलब अलोंग वाई एक्सिस। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, इफ the focal length of a double convex lens is 10 centimeter and it is cut into 2 equal parts laterally, then what will be the focal length for each part? Suppose ये क्वेश्चन है, तो बच्चों हाँ डबल वेयर सही बोल रहे हो आप, क्योंकि पहले जो थी यदि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी तो अब कितनी हो जाएगी, 20। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर हाफ हो जाएगा। पहले जो था पावर ज्यादा था, अब आपने आधा काट के अलग कर दिया है। ये दोनों सरफेस मिलकर कॉन्वर्ज कर रहे थे, अब केवल एक ही सरफेस को कॉन्वर्ज करना पड़ेगा। एक्चुअल में होगा ये कि जब पहले था तो ये था पूरा डबल कॉन्वेक्स लेंस, जब आपने ऐसा कट कर दिया तो क्या बन गया, वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये बन गया। तो अब फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होगा, पहले फॉर्मूला ये था, अब ये हो जाएगा। और आप देख लीजिए FP/FD यदि आप करते हैं तो R/μ-1 अपॉन R/ क्या जाएगा 2 × μ-1, R भी कैंसिल, μ-1 भी कैंसिल, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो FP = जाएगा ट्वाइस ऑफ FD। कितनी फोकल लेंथ हो गई, जस्ट डबल, राइट। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर अभी भी पूरा है, अभी भी पूरी रेज इंसिडेंट होंगी और वही जाकर रिफ्रैक्टेड रेज जाकर मिलेंगी, तो उससे इमेज बनेगी। इमेज की इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड रेज के मिलने से बनती है, पूरी रेज आकर मिल रही है तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज सेम रहेगी। समझ गए? तो बच्चों ये आज का जो क्लास थी काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं बीच में जो पूछे जाते हैं। ठीक है।